गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोगों को उसके पहले एक छोटा सा टर्म फिजिक्स का समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। एरिया वेक्टर सुनने से लगता है कि हम एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसे हम लोग एरिया वेक्टर का नाम लेते हैं, एरिया वेक्टर का नाम लेते हैं, तो एरिया के बारे में बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन उसके आगे जो जुड़ा हुआ शब्द है वेक्टर, कहते हैं सर हम लोग तो पढ़े हैं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर उसके आगे वेक्टर शब्द कैसे जुड़ा। बच्चों, अगर हम लोग कभी एरिया का स्पेशल अलग से कहीं चर्चा करें तो नो डाउट कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है, बट लेकिन जैसे ही इसके आगे वेक्टर शब्द जुड़ जाता है और इसको एक साथ मिला के जब सोचते हैं, एरिया वेक्टर एक साथ मिला के जब इसको बोलते हैं, तब यह एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। और जैसे हम लोग इसको वेक्टर मान लेते हैं, तब फिर मेरे मन में दो प्रश्न उठता है कि सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मैं बता दूं कि जिस सरफेस पर हम बात करेंगे तो उस सरफेस का जितना क्षेत्रफल होगा, जितना उसका एरिया होगा, वही उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। और उस सरफेस के ऊपर, उस क्षेत्रफल के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन के तरफ हम लोग हमेशा एक वेक्टर कंसीडर करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि यह एक किताब है और यह एक सरफेस है, इस पर हमको एरिया वेक्टर सोचना है। तो इस सरफेस के ऊपर हम इस कलम को दिखा रहे हैं, जो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर भी है और इसका डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर जा रहा है। दैट मीन्स जब भी किसी सरफेस की बात करें, जैसे हम इस सरफेस की बात करें, तो ये एक सतह है, इस पर हमें को एक एरिया वेक्टर सोचना है। तो हम इस पर एक पेन खड़ा किए, ये पेन बाहर की तरफ जा रहा है, इसके नीब को आप एरो समझें, इस कलम को आप वेक्टर समझें, तो सरफेस से बाहर की ओर जा रहा है। दैट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि एरिया वेक्टर जब भी किसी सरफेस पे सोचा जाता है तो वो हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है और उसका डायरेक्शन हमेशा सरफेस से बाहर की ओर जाता रहता है। जब इसके डायरेक्शन को और इसके मैग्नीट्यूड को, दैट मीन्स एरिया वेक्टर को जब हम बेहतर तरीके से समझ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो इस बात को हमने नोट्स में भी लिख दिया है। एरिया वेक्टर, इट इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द बॉडी। इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, अगर हम लोग क्लोज सरफेस की बात करें, देखिए अब एक नया शब्द आया, क्लोज सरफेस। तो जैसे हम लोग क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो इसमें दो तीन सरफेस को विस्तार से आपको सोचना है। जैसे क्लोज सरफेस में क्या क्या आता है, तो क्लोज सरफेस में सबसे पहले हम लोग स्फेयर को सोचते हैं। स्फेयर जो है, स्फेयर एक क्लोज सरफेस का एग्जाम्पल है, जिसके एग्जाम्पल में आप फुटबॉल समझ सकते हैं। फुटबॉल रिंग को आपको नहीं सोचना है, जैसे रिंग का उदाहरण हो गया चूड़ी आपको नहीं सोचना है, स्फेयर सोचना है। स्फेयर का उदाहरण हो गया फुटबॉल चारों तरफ से बंद है और अंदर से खोखला है। दैट मीन्स आप खोखला गोला के बारे में सोच सकते हैं। तो खोखला गोला क्लोज सरफेस का एक उदाहरण है, जिसको हम लोग आगे के कक्षा में भी, आगे के टॉपिक में भी यूज करेंगे। यह आपके लिए आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा क्लोज सरफेस की बात करें तो जो अभी आपके सिलेबस में यूज होगा वो है सिलेंडर, बेलन जिसको आप कहते हैं। बेलन क्लोज सरफेस का दूसरा उदाहरण है। सरफेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि हमको क्लोज सरफेस की चर्चा करना है, इसलिए बेलन के बारे में सोचेंगे। बेलन क्लोज सरफेस का दूसरा उदाहरण है। भाई बेलन को आपको समझना हो तो बेलन को समझना बहुत आसान है, वो आप घर में भी करके देख सकते हैं। जैसे हम एक आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेलन कैसे बनेगा। मान लीजिए कि सपोज करो कि ये एक बेलन की बात मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बन सकता है।